बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर किसी शख्स को गैर कानूनी तरीके से और ज़बरदस्ती के साथ उसकी जायज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाए, इस शख्स के लिए कानून के अंदर बतौर दादरसी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट सेक्शन 3 के इस्तग़ासे के अलावा भी मुख्तलिफ चाराजोई के तरीक़ाकार मौजूद थे। वो कौन कौन से हैं? अगर किसी शख्स को उसकी जायज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाए तो एक रेमेडी बन गई दावा दखलयाबी, दूसरी अंडर सेक्शन 145 एंड 146 CRPC 1898। उसके अलावा अंडर सेक्शन 448 CRPC की कार्रवाई कर सकता है। उसके अलावा जो आम तौर पे सिविल कोर्ट्स में अंडर सेक्शन 8 दखलयाबी बर बनाए हक मलकियत का दावा, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत दायर किया जाता है, और अगर दखलयाबी बर बनाए कब्जा प्रे की जाए तो अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 उसकी रेमेडी है। अगर किसी के शख्स के साथ ज्यादती और जबर से उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी छीन ली गई है तो इन दाद रसियों के अलावा उसके पास एक क्विक रिस्पॉन्स की जो रेमेडी मौजूद है वो है अंडर सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। ये बुनियादी तौर पे 2005 में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट बनाया गया। इसका मकसद ये था कि जो नाजायज़ ग्रैबर्स हैं जायदादों के, ज़बरदस्ती दूसरों की ज़मीनें छीन लेने वाले कब्जा माफिया, उनका सत्यापाप किया जा सके। ये कब्जा माफिया या दूसरों की ज़मीनों को ग्रैब करने वाले किसी न किसी तरीके से असल मालकान जो लोग हैं उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते हैं और उनके हक़ मलकियत से उनको महरूम कर देते हैं। याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 23 राइट टू पोजेस, राइट टू रिटेन एंड राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, हर पाकिस्तानी शख्स जो है उसका बुनियादी हक है कि वो जायदाद को खरीदे, इमूवेबल जायदाद को अपने पास रखे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब चाहे फरोख्त कर दे। आर्टिकल 24 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी को डील करता है। और अगर असल प्रॉपर्टी के असल मालकान से उनकी ज़मीन ग्रैब कर ली जाए तो वो दीवानी जो तरीक़ाकार है एडजर्नमेंट्स का, इल्तवा दार इल्तवा दार इल्तवा दार इल्तवा, उम्रें गुजर जाती हैं और मुकदमेबाजी बजाय इसके कि कोई दाद रसी करे, जनाब ये तो जिंदगी का रोग बन जाती है। इस मामले को सॉल्व आउट करने के लिए
2005 में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट बनाया गया। इसकी टोटल 9 सेक्शंस हैं। छोटा सा कानून है, सिर्फ 9 सेक्शंस के गिर्द घूमता है। पहला जो सेक्शन है वो इसके स्कोप को डील करता है। सेक्शन 2 जो है वो मुख्तलिफ डेफिनेशंस को डील करता है। सेक्शन 3 जो है गैर कानूनी कब्जा जायदाद का सद्देबाब करता है। ये सबसे अहम जो सेक्शन है वो सेक्शन 3 है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का। सेक्शन 4 जो है ये जुर्म किसी को जायज जायदाद से बेदखल कर देना, महरूम कर देना, इस जुर्म पर कॉग्निजेंस को डील करता है। सेक्शन 5 जो है वो इन्वेस्टिगेशन और जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको डील करता है। सेक्शन 6 जो है ये कुर्कीय जायदाद का इख्तियार दे रहा है सेशन जज साहब को। सेक्शन 7 जो है वो इजेक्टमेंट, जो ट्रेसपासर है इलीगल जिसने डिस्पोजेस किया है उसकी इजेक्टमेंट को और इंटरम रिलीफ कब्जे की बहाली का, जिसको बेदखल किया गया है उसकी कब्जे की बहाली का जो इंटरम रिलीफ है वो सेक्शन 7 दे रहा है। सेक्शन 8 जो है ये मालिक को हवालगी कब्जा जायदाद को डील करता है। सेक्शन 9 कहता है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट हुआ एक स्पेशल लॉ है, लेकिन एप्लीकेशंस जितनी है प्रोसीडिंग की वो तमाम की तमाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के गिर्द होंगी। ज़ाब्ता-ए फौजदारी जो है उसकी प्रोसीडिंग्स के मुताबिक ही कार्रवाई चलेगी। ये सेक्शन 9 इसकी सेक्शंस हैं। तो दोस्तों ये एक स्पेशल लॉ है जो कब्जा माफिया या जबरदस्ती जायदाद छीनने वालों के खिलाफ बनाया गया है। ये एक बहुत मुख्तसर सा कानून है, 9 इसकी टोटल सेक्शंस हैं और इसके अलग से कोर्ट सिस्टम का ढांचा कायम नहीं किया गया, बल्कि ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 6 के तहत कायम शुदा जो कोर्ट ऑफ सेशंस हैं, जो आम अदालतें हैं, इस स्पेशल लॉ के मुकदमात के लिए ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ट्रायल रखती हैं। ये एहतियार समात इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के तहत सेशन कोर्ट को दिया गया है। इस खास कानून का जो मकसद है वो FIR की जो कार्रवाई से आज़ाद करके बराह रास्त डायरेक्ट सेशन जज साहब के रूबरू डायरेक्ट कंप्लेंट दायर करने का तरीक़ाकार दिया गया है, ताकि लोग थाने के चक्कर से आज़ाद हो जाएं। थानेदार दूसरे पार्टी से मिलके जो हरामजदगियाँ करता है उससे उनकी जान छूट जाए। और इस तरीक़ा अमल के अलावा दीगर तमाम तर कार्रवाई का तरीक़ाकार जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत रखा गया है। और इस कानून के लिए भी मां सवाए किसी इख्तलाफी चीज़ के ज़ाब्ता फौजदारी को नाफिजुल अमल किया गया है, जिसकी वजाहत इस सेक्शन की, ये जो कानून है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, इसकी सेक्शन 9 में वाज़े किया गया है कि जो कॉग्निजेंस है वो कोर्ट ऑफ सेशंस के पास होगी और कोर्ट ऑफ सेशंस जो हैं वही उसका जो दायरा-ए-कार को देखेंगी, इख्तियार समात उन्हीं के पास है। और सेशन जज साहब जो हैं वो अपने किसी भी एडिशनल सेशन जज को
ये इख्तियार कन्फर भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट जो कंप्लेंट है वो अंडर सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत दायर की जाती है। ये इस्तगासा दायर किया जाता है और सेक्शन 3 के तहत जब आप दावत इस्तगासा दायर करते हैं तो इसमें 4 चीज़ों का होना लाजम है। दायर करने के लिए 4 चीज़ें लाजम है। नंबर 1 कि मुस्तगीस जो है, इस्तगासा करने वाला जो कंप्लेनेंट है, वो गैर मनकूला जायदाद जो है उसका हकीकी मालक और कानूनी काबिज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो मुस्तगीस अलैह है, मुल्ज़म है, उसका वो इस जायदाद जो उस मुस्तगीस की जायज़ और कानूनी गैर मनकूला जायदाद है उसमें इंटर हुआ है, बगैर इजाज़त के दाखिल हुआ है। तीसरी बात यह है कि मुल्ज़म की इस जायदाद के अंदर मदाखलत जो है ये टोटली इलीगली है, गैर कानूनी है। कोई उसको जवाज ही नहीं था उसके पास कि वो मुस्तगीस की जायज़ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर मदाखलत करता। चौथी चीज जो सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजेशन का बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है कि मुल्ज़म ने मुस्तगीस को बेदखल करने, छीनने, कंट्रोल करने या कब्जा करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए, उसको प्रॉपर्टी पे कंट्रोल संभालने के लिए, या उसको छीनने, ग्रैब करने के लिए, उसको बेदखल करने के लिए उसने ये ऐसे अमल किया है कि ये बंदा यहां से भाग जाए। आके गोलियां चलानी शुरू कर दी, बंदा भाग गया, बेचारा इलीगली डिस्पोजेस हो गया। तो ये जनाब 4 चीजें थी जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट सेक्शन 3 का डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करने के लिए जिसकी जरूरत है। और सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में यह वाज़ेह किया गया है कि अगर यह साबित हो जाता है कि ऐसा अमल हुआ है कि उसको इलीगली डिस्पोजेस कर दिया गया है, उसकी जायदाद पे कंट्रोल किया गया है, उसकी जायदाद को ग्रैब कर लिया गया इलीगली, तो मुल्ज़म को कैद की सजा दी जा सकती है जिसकी मुद्दत 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी होगा। या नहीं है, और है, और जुर्माना भी होगा। और जो मुस्तगीस है, जिस बेचारे को बेदखल किया गया है, उसको अंडर सेक्शन 544 CRPC मुआवजा भी दिया जाएगा। जो उस बंदे का, गरीब का नुकसान हुआ है वो भी उसका पूरा करके दिया जाएगा। अब कॉग्निजेंस के हवाले से इस कानून के तहत जो डायरेक्ट कंप्लेंट है सिर्फ सेशन कोर्ट में ही दायर हो सकती है और उसका इख्तियार सेशन जज या उसके नामजद करदा एडिशनल सेशन जज को ही हो सकता है। ये इख्तियार इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 की सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के तहत सेशन कोर्ट को दिया गया है। और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 3 जो इस्तगासा है उसकी दायरी, उसकी समाअत यानी ट्रायल डायरेक्टली सेशन कोर्ट में हो सकती है और उसकी कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पूरे कानून की जो सेक्शन 4 है उसके अंदर कोई नहीं है। जबकि सेक्शन 190 CRPC मजिस्ट्रेट की तरफ से कंप्लेंट के सेशन कोर्ट को भेजने से ताल्लुक रखती है, लेकिन इसका 190 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डायरेक्ट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास जानी नहीं है। डायरेक्ट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1
इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 किसके पास जानी है? सिर्फ और सिर्फ सेशन जज साहब के पास जानी है। यानी इसमें डायरेक्ट कंप्लेंट जो अंडर सेक्शन 190 CRPC का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये जनाब सेक्शन 3 जो है वो सेशन जज साहब SHO को हुक्म जारी करते हैं कि वो मामले के मतलब तफ्तीश करें, 15 यौम के अंदर अंदर अपनी तफ्तीश अदालत के रूबरू पेश करे, और अगर सेशन जज साहब मुनासिब समझे देन तफ्तीश का दौरानिया कुछ इन्हांस भी कर सकते हैं, 15 दिन के बाद और कोई 5 दिन दे सकते हैं, और कोई 10 दिन दे सकते हैं। और इस कानून के तहत इलीगल डिस्पोजेशन का जो कानून है उसके तहत सेशन जज इस्तगासे का डे टू डे ट्रायल करेगा, हर रोज डे टू डे ट्रायल होगा, और विद इन 60 डेज इस ट्रायल का फैसला किया जाएगा। इस सिलसिले में अगर कोई ताखीर हो जाती है तो सेशन जज पर लाजम है कि वो उसकी मुनासिब जो रीजंस हैं वो रिकॉर्ड करे, बताए कि क्यों 60 दिन से ऊपर इलीगल डिस्पोजेशन का जो इस्तगासा है उसका ट्रायल आगे क्यों जा रहा है। और इस कानून के मुताबिक डायरेक्ट कंप्लेंट के अंदर एडजर्नमेंट नहीं दी जा सकती। वकील साहब आते हैं, जनाब एडजर्नमेंट लेने आ गए हो, ना भाई ना, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में कोई एडजर्नमेंट नहीं मिलनी। अगर ऐसा करना खुद पड़ ही जाए तो 7 रोज से ज्यादा अरसा यानी 7 डेज तक की एडजर्नमेंट अलाउ है कानून में, उससे आगे नहीं। विद इन 60 डेज इसका मुकम्मल मामला, मुकम्मल फैसला। और अगर अंडर ट्रायल सेशन जज साहब मुतमईन हो जाते हैं कि जो मुल्ज़म है कानूनी तौर पर या और प्रमा फशाई जो डॉक्यूमेंटेशन है उस हवाले से कानूनी काबज नहीं है, इसने ग्रैब की है कंप्लेनेंट की प्रॉपर्टी को, तो बतौर आर्जी इंटरम रिलीफ के तौर पे, आर्जी चारा जो है उसके तौर पे इंटरम रिलीफ के तौर पर हुक्म देगी कि जायदाद ज़ेर इस्तगासा का कब्जा उसके असल मालिक और असल कानूनी जो काबज है उसके हवाले कर दिया जाए। और सेक्शन 7 इस हवाले से इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट सेक्शन 7 जो है ये बड़ी खुशखबरी सुनाता है। अदालत पर लाजम है कि वो इस शख्स को जो बादियो नजर में कानूनी काबज नहीं लग रहा हुक्म दे कि वो कब्जा मालिक या कानूनी काबज के हवाले कर दे। ठीक है जी। अगर वो शख्स जिसके खिलाफ मज़कूरा हुक्म जारी हुआ है इस हुक्म की फरमाबरदारी में नाकाम हो जाए तो अदालत पर लाजम है कि वो मालिक या कानूनी काबज को कब्जा दिलाने के लिए जरूरी इकदामात करे और जरूरी अहकामात जारी करे। सेक्शन 7 कह रही है अदालत असल मालिक को कब्जा दिलाने के लिए अपने अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की गरज से किसी भी अफसर को, किसी भी अहलकार को अथॉरिटी दे सकती है, और जिस शख्स को ये अथॉरिटी डेलीगेट कर रही है, कन्फर कर रही है सेशन कोर्ट, वो जरूरी ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है, यानी वहां जाके लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है। जिस शख्स को ये अथॉरिटी दी गई है उसे उस कानून के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए अगर पुलिस की मदद दरकार है तो वो थाना के SHO को अपना मुतालबा भेज सकता है, जिस पर इस तकाजे पर मतलूबा पुलिस की हेल्प भी उसको मिल सकती है। अगर थाने का अफसर इंचार्ज उस बंदे की कोई हेल्प नहीं करता तो उस अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का अदालत ऑर्डर कर सकती है। ये सेक्शन 7 है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, यानी इंटरम रिलीफ देती है अदालत कि फौरी तौर पर इस बेचारे का कब्जा तो बहाल किया जाए। अब असल मालिक या असल कानूनी काबज कौन है?
इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की सेक्शन 2 इसकी क्लाज है डी, उसमें ऑनर की जो तारीफ की गई है वो ये है, ऑनर मीन द पर्सन एक्चुअली ओन्स द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ हिज डिस्पोजेशन अदरवाइज देन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी गैर कानूनी तौर पर उसको काबज था वो कानूनी तौर पर, और गैर कानूनी तौर पर उसको बेचारे को बेदखल कर दिया गया है। और कानूनी काबज जो है उस हवाले से ऑक्यूपायर जो है उसकी जो डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सब उसकी क्लाज है सी, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। ऑक्यूपायर मीन द पर्सन हु इज इन लॉफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बेचारे के पास लॉफुल पोजेशन था, उसको लॉफुल पोजेशन से डिस्पोजेस कर दिया गया है। ट्रायल के बाद अगर प्रॉपर्टी का ऑनर या लॉफुल ऑक्यूपायर को गैर कानूनी तरीके से बेदखल करना या इस कानून की सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी में जायदाद का छीना जाना साबित हो जाए तो अदालत मुजरम को सजा देते वक्त जायदाद ज़ेरे इस्तगासा अगर पहले इंटरम रिलीफ में बहाल नहीं करवाई गई तो अंडर सेक्शन 8 देन दौरान ट्रायल भी इसके बहाल करवाने का इंतज़ाम कर सकती है, जिसके लिए वो मुतलका पुलिस को हेल्प के लिए कॉल कर सकती है, बुला सकती है सेक्शन 8 के तहत। और ये इस्तगासा किसी ज़मीन के जो को शेयर हैं एक दूसरे के खिलाफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी पर कब्जे के मामला में दायर करने के मजाज नहीं है। ये नहीं है कि एक जो शरीके खाता है उसको डिस्पोजेस कर दिया है तो वो बंदा इलीगल डिस्पोजेशन में चला जाए। भाई वो मुश्तरका जायदाद की ज्वाइंट प्रॉपर्टी के को शेयर हैं, और को शेयर जो होता है एवरी इंच का मालिक अज्यूम किया जाता है। अगर एक ही खित्ते से उसको जॉइंट प्रॉपर्टी के डिस्पोजेस किया गया तो अज्यूम किया जाता है कि वो दूसरा साइड जो है वो उसके पास मालकियत है। उसके बाद इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अंदर लाजमी बात है कि CRPC 1898 को नाफिज अमल रखा गया है सेक्शन 9 के तहत, और CRPC ही के गिर्द ये तमाम प्रोसीडिंग्स घूमेंगी। अपील जो है अंडर सेक्शन 410 CRPC और निगरानी अंडर सेक्शन 439 CRPC। उसी तरह सेशन जज साहब के फैसला के खिलाफ अगर कोई जाना चाहे, अगर किसी डायरेक्ट जो इस्तगासा है अंडर सेक्शन 3 लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 सेशन कोर्ट की तरफ से डिसमिस कर दिया जाता है या मुल्जमान को बरी कर दिया जाता है, तो उस हुक्म अहराज या हुक्म बर्रियत के खिलाफ रेमेडी जो है वो अंडर सेक्शन 417 CRPC अपील अगेंस्ट अक्विटल जो है 417 में, उसके तहत ही ये की जा सकती है। और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत सेशन जज के किसी फैसले के खिलाफ मासवाए कुछ महसूस हालात के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 की सेक्शन 9 के मुताबिक CRPC जो है वो मुकम्मल तौर पर इस पे अप्लाई होगी। अपील और निगरानी 410 के तहत अपील, 439 के तहत निगरानी, CRPC के तहत ही। और इस तरह से सेक्शन 9 जो है ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट को रिट जुरिस्डिक्शन के एम्बट से बाहर निकाल रही है। रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सिर्फ उस सूरत में मेंटेनेबल होती है जब कोई अदर
अल्टरनेट रेमेडी अवेल ना की जा सके, दीगर कोई मुनासिब दाद रसी अवेलेबल ही ना हो। और चूंकि अंडर सेक्शन 9 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 सीआरपीसी लागू है इसके ऊपर, और अगर डिसमिस हो गई है कंप्लेंट या अक्विट कर दिया गया है बंदा, देन अपील जो है वो 410 सीआरपीसी। अगर निगरानी में जाना है तो 439 सीआरपीसी के तहत जाना है जनाब। सीआरपीसी जब मौजूद है, अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है सीआरपीसी की, अपील और निगरानी की, देन रिट पिटीशन क्यों? रिट पिटीशन का कोई जवाब नहीं बनता। अलबत्ता अगर सेशन जज साहब का हुक्म ऐसा हो, ऑर्डर ऐसा हो कि जो जानबदार हो, किसी एक पार्टी को दानिस्ता नजर आ रहा हो कि ये पार्टी के साथ मिल गए हैं जनाब जज साहब, और अनलॉफुल ऑर्डर पास कर दें, देन अब कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, अल्टरनेट रेमेडी नहीं है। जज ही बिक गया है तो फिर 0/0। फिर यह साबित करना होगा कि जो सेशन जज का ऑर्डर है ना डिसमिसल का या अक्विटल का, जहां पे भी आप अगर अक्विटल के खिलाफ गए हैं तो फिर 417 सीआरपीसी में आप जा रहे हैं ना जी। तो 417 में जब आप जाते हैं तो वो भी सीआरपीसी के एम्बट में ही आ रहा है, 410 भी उसके एम्बट में आ रहा है, 439 सीआरपीसी भी उसके एम्बट में आ रहा है, हर जगह पे। लेकिन रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ एक सूरत है कि जब सेशन जज साहब का इलीगल डिस्पोजेशन की कार्रवाई में बाइस होना नजर आ जाओ कि ये जानबदार हो गए हैं और ये जो अनलॉफुल इन्होंने फैसला दे दिया है, तो फिर जनाब आप अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जा सकते हैं। अब यह है कि इलीगल डिस्पोजेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कंप्लेंट जो है अंडर सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 जो है वो सबसे ज्यादा मुअस्सर और सबसे ज्यादा कारगर तरीका है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट। अब सेशन जज साहब जो हैं वो कंप्लेनेंट पार्टी और अक्यूज दोनों की हेयरिंग के बाद अगर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुल्जमान पर इल्जाम साबित नहीं होता और इस्तगासा के मुकदमा के हालातों वाकयात किसी सूरत देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, सजा दिया जाना कहीं भी मुमकिन नहीं नजर आता, तो जनाब वो मुल्जमान को किसी भी वक्त बरी कर सकते हैं। अब वो जब बरी करेंगे फिर आएगी 417 सीआरपीसी अपील अगेंस्ट अक्विटल। तो ये चंद छोटी छोटी मोटी मोटी सी बातें थी जनाब इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, जो छोटा सा कानून है, 9 सेक्शंस के गिर्द घूम रहा है और बड़े शॉर्ट्स है। मैंने कहा दोस्तों से शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।